स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म विषय रहेगा आज का। ये जो मार्क्सिज्म है ये काफ़ी डिफरेंट है। ये जो आप पढ़ते हो पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर जो मार्क्सिज्म पढ़ते हो वहाँ पर अलग मार्क्सिज्म पढ़ा जाता है। जैसे उसमें हम शुरुआत करते हैं कार्ल मार्क्स से शुरुआत करते हैं, लेनिन को उसमें पढ़ा जाता है, ग्रामशी को उसमें पढ़ा जाता है, माओ जी डे जेडोंग जो कि चीन वाले हैं उनको पढ़ा जाता है और साथ में न्यू मार्क्सिस्ट स्कॉलर है, कई सारे जैसे अल्थुजर जो कि स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म के साथ में जुड़े हैं उनको भी हम पढ़ते हैं। और दूसरी तरफ जैसे मार्क्यूज है, हेबरमास है, अर्खाइमर है, इनको भी वहाँ पर पढ़ा जाता है। लेकिन यहाँ पर हम इंटरनेशनल रिलेशन की हम बात करें तो इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर का जो थ्योरीज पढ़ेंगे वो सब हमें नहीं पढ़ना है। हमें उन स्कॉलर्स को पढ़ना है जिन्होंने काम किया है इंटरनेशनल रिलेशन के अंतर्गत थ्योरी को बनाने में। ओके, तो डिफरेंस आपको समझ में आ गया। वहाँ जो हम पढ़ेंगे वो तो काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे, 10-12 घंटे की क्लास वहाँ पर होगी, लेकिन यहाँ पर हम एक क्लास के अंतर्गत इसको खत्म कर देंगे। इतना ही है स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म इंटरनेशनल रिलेशन के अंतर्गत। तो हमें इसमें क्या-क्या पढ़ना है ये देख लीजिए। मार्क्सिज्म को हम एक भाग तो ये हो गया है कि इसको हम स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म कहते हैं और स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म के अंतर्गत आपको पढ़ना होता है डिफिडेंसी थ्योरी को। डिफिडेंसी की थ्योरी इसी के अंतर्गत आपको पढ़ना है। दूसरा है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी ये भी आपको मार्क्सिज्म के अंतर्गत पढ़ना है और एक आपको पढ़ना है न्यू मार्क्सिज्म जिसको आप कहते हो क्रिटिकल थ्योरी, आलोचनात्मक सिद्धांत। ये 3 आपको पढ़ना है यहाँ पर। आलोचनात्मक सिद्धांत, इसी को हम कहते हैं न्यू मार्क्सिज्म। जो क्रिटिकल थ्योरी है इंटरनेशनल रिलेशन में, इसी को कहा जाता है न्यू मार्क्सिस्ट अप्रोच। और डिपेंडेंसी थ्योरी हो जाएगा और वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बस इतना ही आपको पढ़ना है और डिटेल्स में नहीं जाना है। ओके, तो ये कंटिन्यू करते हैं, एक-एक करके समझेंगे। आज का जो क्लास रहेगा डिपेंडेंसी कंप्लीट हो जाएगा और जहाँ तक संभावना है वर्ल्ड सिस्टम भी कंप्लीट हो जाना चाहिए आज की क्लास में। और एक क्लास इस पर अलग से लिया जाएगा क्रिटिकल थ्योरी के ऊपर अलग से क्लास होगा, वो भी काफ़ी डिटेल से हम पढ़ेंगे उसमें भी। तो ये था हमारा, इस प्रकार से हम इसको पढ़ेंगे। अभी तक आपने 2 मेजर थ्योरीज पढ़ी, रियलिज्म और लिबरलिज्म। उसको देख के आपको क्या लगा? कुछ अलग नहीं लगा कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, इसमें क्या-क्या बता रहे हैं, उसमें जो भी विचारक थे, आखिर वो बोल क्या रहे हैं? आखिर वो क्या बोल रहे हैं, कुछ अलग तो आपको लगा होगा। लगा क्या कुछ अलग? जो आपने लिबरलिज्म पढ़ा और रियलिज्म पढ़ा, वो आखिर बताना क्या चाह रहे थे? एक पावर की बात कर रहा था और दूसरी तरफ सहयोग की बात कर रहा था। और सहयोग और पावर की बात वो किस किस आधार पर कर रहे थे? आपको मैंने जो भी एग्ज़ाम्पल दिए उसमें एक ज़्यादातर एग्ज़ाम्पल यूरोपीय यूनियन से जुड़े हुए दिए या कोल्ड वॉर से जुड़े हुए एग्ज़ाम्पल दिए। क्या आपको वहाँ पर ऐसा कुछ सुनने को मिला कि एशिया महाद्वीप में ऐसा होता है, अफ्रीका में ऐसा होता है, उपनिवेशवाद की जो घटना है वो क्यों हुई? पूंजीवाद कैसे काम करता है? क्या इसके अंतर्गत किसी देश को नुकसान होता है तो किस प्रकार से होता है? लैटिन अमेरिका देशों को कितना नुकसान होता है? उपनिवेशवाद क्या होता है? क्या आपको ये शब्द देखने को मिले वहाँ पर? ऐसे शब्द आपको देखने को नहीं मिले। मैंने जो भी शब्द काम में लिए, वो सभी यूरोप से जुड़े थे। यूरोपीय यूनियन है, वर्ल्ड ट्रेड है, आईएमएफ है, डब्ल्यूवी है और इसके अलावा जितने भी ऑर्गनाइज़ेशन का नाम लिया मैंने, यूएनओ है, ये सभी यूरोप से जुड़ी हुई थी। ओके? तो जो कुछ हमने अभी तक पढ़ा, वो किसकी व्याख्या कर रहा था? आपने देखा लिबरलिज़्म और रियलिज़्म, क्या उसकी सहायता से आप पूरे वर्ल्ड के अंतर्गत घटने वाली घटनाओं को समझ सकते हो क्या? वो केवल यूरोप की बात कर रहे थे, अमेरिका की बात कर रहे थे। सहयोग हो सकता है, व्यापार हो सकता है, यूरोपीय यूनियन हम बना सकते हैं और यूएनओ हम बना सकते हैं, लीग ऑफ नेशन हम बना सकते हैं और प्रत्येक राष्ट्र हमेशा प्रयास करता है कि कैसे पावर अधिकतम किया जाए। ये सब जो हम पढ़ रहे थे वो केवल और केवल अमेरिका और यूरोप के अंतर्गत जो घटनाएँ घट रही थी, उसको समझाने के लिए तो ठीक है। उन घटनाओं को हम उनके थ्योरीज़ के द्वारा समझ सकते हैं, लेकिन ये थ्योरीज़ कहीं न कहीं पूरे विश्व को समझाने में असफल रही कि एशिया के अंतर्गत जो कंडीशन है वो किस प्रकार से लैटिन अमेरिका के जो देश है, लैटिन अमेरिका यानी जो दक्षिण अमेरिका का है और जो मध्य अमेरिका है, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं लैटिन अमेरिका। तो लैटिन अमेरिका के जो देश है
वो विकसित क्यों नहीं हो पा रहे हैं? उनका डेवलप क्यों नहीं हो पा रहा है? एशिया का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है? अफ्रीका का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है? ये तो समझाया ही नहीं उन्होंने, ये नहीं बताया उन्होंने। वो केवल अपनी बातें बता रहे थे कि यूरोप में ये हो रहा है, अमेरिका में ये हो रहा है, पता नहीं ऐसी कुछ बातें उनके द्वारा कही जा रही थी। तो यहाँ पर मार्क्सिज्म के अंतर्गत कहा गया कि जो थ्योरीज़ आई अभी तक जो थ्योरीज़ हमने पढ़ी, क्या वो विश्व को समझा रहे थे? क्या वो विश्व में घटने वाली घटनाओं को समझा रहे थे या यूरोप और अमेरिका की घटनाओं को समझा रहे थे? तो आपको पता चल गया होगा कि जो लिबरलिज़्म और रियलिज़्म जैसी थ्योरीज़ थी, वो केवल यूरोप को ही समझा रहे थे कि यूरोप में ऐसी घटनाएँ क्यों हो रही है, अमेरिका में ऐसी घटनाएँ क्यों हो रही है। केवल आपको यदि वो समझना है अमेरिका और यूरोप, तो आप उन 2 थ्योरीज़ की सहायता से समझ सकते हो और यहीं पर मार्क्सिज़्म उनके क्रिटिसिज़्म करता है कि जो उन्होंने कहा उससे आप पूरे विश्व को नहीं समझ सकते, पूरे विश्व को नहीं समझ सकते, इसलिए एक बड़ी आलोचना उन दोनों थ्योरीज़ की गई, रियलिज़्म और लिबरलिज़्म की। यहाँ पर मार्क्सिज्म के अंतर्गत कहा गया कि विश्व व्यवस्था की व्याख्या नहीं करते हैं वो, पूरे वर्ल्ड सिस्टम को समझाने का प्रयास नहीं करते हैं, केवल यूरोप और अमेरिका को समझा रहे हैं वो। अगला पॉइंट इसमें है कि एशिया और अफ्रीका को समझाना है आपको। एशिया और अफ्रीका जैसा नाम ही वहां पर नहीं आया। साम्राज्यवाद भी उन्होंने कुछ कहा ही नहीं इस बारे में। उपनिवेशवाद क्यों हुआ, कैसे हुआ, उससे क्या क्या नुकसान हुआ, नव उपनिवेशवाद कैसे फैला, इनके बारे में तो उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। यदि वो बताते तो हकीकत सामने नहीं आ जाती क्या? इसलिए उन्होंने नहीं बताया इन सब के बारे में। उनको तो अपना लेना-देना है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, जितनी भी ये थियरीज़ हम पढ़ते हैं, वो यूरोप और अमेरिका के जो स्कॉलर हैं, उन्हीं के द्वारा बनाई गई है। तो वो इस प्रकार से अपनी थियरी का डेवलपमेंट करते हैं, जिससे उन्हीं को फ़ायदा हो, केवल उन्हीं को फ़ायदा हो, इसलिए ये सभी थियरीज़ बनाते रहते हैं वो और हमारे लिए इतना कुछ उपयोगी नहीं रहता है। ओके? लेकिन ये जो मार्क्सिज्म है, मार्क्सिज्म की सहायता से हम एशिया और अफ्रीका के अंतर्गत जो घटनाएँ घट रही है, उसको हम समझ सकते हैं। उपनिवेशवाद कैसे फैलता है, साम्राज्यवाद कैसे फैलता है, इन सबको हम देख सकते हैं मार्क्सवाद के द्वारा। रियलिज्म के अंतर्गत कहा जा रहा था नेशनल इंटरेस्ट सबसे महत्वपूर्ण है, प्रत्येक राज्य नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करता है। तो यहाँ पर मार्क्सवादियों ने कहा नेशनल इंटरेस्ट किसका? किसका नेशनल इंटरेस्ट? यूरोप वालों का, अमेरिका वालों का या एशिया अफ्रीका वालों का नेशनल इंटरेस्ट? किसका नेशनल इंटरेस्ट की बात कर रहे हो आप? तो हम देख रहे थे कि जो भी उनकी थ्योरीज थी, उनके द्वारा केवल वो अपने हितों की बात कर रहे थे। यूरोप और अमेरिका के अंतर्गत जो पूंजीपति है, उनके हितों की बात इसमें की जा रही थी और यहाँ पर पूंजीपतियों की बात की जा रही थी। जो सर्वहारा देश है, सर्वहारा देश यानी जो अविकसित देश है, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो देश है, उनको हम सर्वहारा देश कह देंगे। जैसे कार्ल मार्क्स के अंतर्गत पढ़ते हैं, जो अमीर है, उनको हम बुर्जुआ क्लास के अंतर्गत शामिल करते हैं और जो गरीब लोग हैं, मजदूर है, उनको हम सर्वहारा के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो एक हो गया बुर्जुआ और एक सर्वहारा। उसी प्रकार से यदि आपको इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम को समझना है, तो जो अमीर देश है, अमीर देश यानी यूरोप के और अमेरिका, यूरोप और अमेरिका के जो देश है, इनको हम मान लेते हैं कि ये बुर्जुआ क्लास है, ये बुर्जुआ क्लास है और जो बच गए लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, ये जो महाद्वीपों के देश है, इनको कहा गया ये सर्वहारा है, विकसित है, ये विकासशील देश है और जो भी थ्योरीज बनाई गई लिबरलिज्म और रियलिज्म के द्वारा, उनके द्वारा जो कुछ कहा जा रहा था कि हम नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, तो नेशनल इंटरेस्ट किनका? केवल और केवल यूरोप और अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट की बात कर रहे थे, ना कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका देशों की। इनकी बात इनके द्वारा नहीं की जाती है। और आगे इसमें कहा गया, वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि सहयोग लोकतांत्रिक राष्ट्रों में हो सकता है, ऐसी बातें वो कह रहे थे। लेकिन वो ये बताना भूल गए कि लोकतांत्रिक जो राष्ट्र है, वहां पर कैपिटलिज्म भी होता है, पूंजीवाद भी होता है और पूंजीवादी लोग अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो ये बताना भूल गए। यदि पूंजीवादी देश अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो वो अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया जैसे देशों को गुलाम भी बना सकते हैं और उनके द्वारा गुलाम बनाया भी गया। ये वो बताना भूल गए। वो ये बताना भूल गए कि सहयोग लोकतांत्रिक राष्ट्रों में होता है, ये तो उन्होंने बता दिया, लेकिन मार्क्सिज्म कहता है कि लोकतांत्रिक देशों के अंतर्गत पूंजीवाद भी तो होता है और पूंजीवादी राष्ट्रों का इतिहास खोल के देख लीजिए, उन्होंने हमेशा ही दूसरे राज्यों पर आक्रमण किया है।
ब्रिटेन एक पूंजीवादी राष्ट्र है, उन्होंने पूरे विश्व के अंतर्गत बहुत सारी कॉलोनी बना ली। ये क्या है? एक आक्रमण ही तो है। सहयोग की बात कहाँ कर रहे थे पूंजीवादी देश? अमेरिका की बात कर लीजिए, 1945 के बाद में अमेरिका कौन-सा सहयोग कर रहा था? जो उसके विरोध में जाता है या उनकी बात नहीं मानता, उनके साथ में कैसा व्यवहार करता है, ये सभी आप जानते हो। इराक का क्या हाल किया उसने? ओके, ये सभी आप जानते हो। तो जो भी उसके विरोध में जाता है उसको तो समाप्त कर देते। इसलिए सहयोग की बात मत कीजिए, सहयोग की बात मत कीजिए। और ये मार्क्सिज्म वाले क्या कह रहे हैं कि जो सहयोग होगा केवल समाजवादी देशों में ही हो सकता है। बहुत प्यार और मोहब्बत होती है इन देशों के अंतर्गत। जो समाजवादी होते हैं, राज्य ही सब कुछ करता है, सबको आनंद आता है इसमें, सबको रोज़गार मिलता है, सबको रहने, खाने-पीने की सुविधा मिलती है, कोई परेशानी नहीं, बस काम करते रहिए, जो भी सुविधाएँ हैं आपको मिलती रहेगी। इसलिए इस प्रकार का विचार यदि पूरे विश्व में फैलता है, तो एक सहयोग बढ़ता है और युद्ध नहीं होगा। ऐसा मार्क्सिज्म वाले कहते हैं कि सहयोग केवल समाजवादी देशों के अंतर्गत ही हो सकता है, पूंजीवादी देशों के अंतर्गत नहीं, लोकतांत्रिक देशों के अंतर्गत नहीं सहयोग हो सकता। लोकतंत्र की जगह यहाँ पर आप पूंजीवादी लिख सकते हो, ओके? तो पूंजीवादी राष्ट्रों में सहयोग कहाँ से होगा? हमेशा से तो वो आक्रमण करते नहीं। हमेशा से वो आक्रमण करते रहे हैं, इसलिए सहयोग केवल हो सकता है समाजवादी राष्ट्रों में। ओके, तो ये कई सारी आलोचना की जाती है। तो हम पढ़ रहे हैं कि हमें एक नई अप्रोच की आवश्यकता क्यों हुई? हमारे पास में पहले से जो 2 मेजर अप्रोच थी, लिबरलिज्म और रियलिज्म, तो हमें एक नई अप्रोच की आवश्यकता क्यों हुई? तो इसका आंसर ये होगा कि हमें एक नई अप्रोच की आवश्यकता हुई, क्योंकि वो केवल यूरोप की व्याख्या ही कर रहे थे, वो केवल अमेरिका की व्याख्या कर रहे थे, लेकिन इस विश्व में तो और भी कई सारे देश हैं, वहाँ पर इनका शोषण किस प्रकार से होता है, इसको बताने के लिए भी तो हमें एक नई अप्रोच चाहिए, और यही अप्रोच काम करेगी मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म अप्रोच है वही ठीक से पूरे विश्व में आखिर जो घटनाएँ घट रही है, उसका क्या कारण है, वो जानने का प्रयास करेगी और वो हमें बताएगी। इतना समझ में आ गया ना? बहुत आसान-आसान बातें हैं, कुछ है ही नहीं इसमें, एकदम बेसिक्स है। चलिए आगे चलिए। इस पर हमने बात किया कि जहाँ पर लिबरलिज्म और न्यू रियलिज्म इन सब पर अपना फोकस कर रहे थे। यहाँ पर पावर और नेशनल इंटरेस्ट की बात कर रहे थे रियलिज्म वाले, और लिबरलिज्म वाले कॉर्पोरेशन की बात कर रहे थे, और यहाँ पर आलोचना कर देते हैं मार्क्सिज्म स्कॉलर कि कौन सा सहयोग, कौन सा नेशनल इंटरेस्ट, कौन सा पावर है। आखिर आप बोल क्या रहे हो? दुनिया में ऐसा कहाँ हो रहा है? दुनिया में ऐसा कहाँ हो रहा है? जैसा आप चाह रहे हो वैसा ही तो हो रहा है। सहयोग कहाँ सहयोग हो रहा है? ये जो गरीब देश है, इनके साथ में कौन-सा आप सहयोग कर रहे हो? इनके जितने भी रिसोर्सेज़ है वो तो आप सब ले गए। यदि आपकी बात नहीं मानते तो आप उस पर आक्रमण कर देते हो। तो कौन-सा सहयोग की आप बातें कर रहे हो? तो इस रूप में उनकी आलोचना की जाती है। नेशनल इंटरेस्ट की हमने बात किया और पावर की हमने बात किया। तो हम मार्क्सिज्म से शुरू करते हैं। मार्क्सिज्म क्यों आया ये आपको पता चल गया कि हमें ठीक से समझना है इस विश्व में आखिर क्या हो रहा है। वो सब ठीक से नहीं समझा पा रहे थे, इसलिए इस विश्व को देखने का एक नज़रिया हमारे सामने आता है, उसी को कहा गया मार्क्सिज्म। ये क्या कह रहे हैं, मार्क्सिज्म क्या कह रहे हैं? मार्क्सिज्म कह रहे हैं कि पूरी दुनिया एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से प्रभावित होती है। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात इनके द्वारा की जा रही है। कैसे? ये जो पूरी दुनिया है, वो किससे प्रभावित हो रही है? एक स्ट्रक्चर से, और स्ट्रक्चर कौन से? इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात इनके द्वारा की जा रही है। इसको समझिए कि ये किस प्रकार से काम करता है। ओके? इसको समझते हैं। कैसे ये पूरी दुनिया एक इकोनॉमिक्स स्ट्रक्चर से प्रभावित हो रही है, इसको समझिए आप। ये पूरा वर्ल्ड है और इसमें 2 प्रकार के देश हैं। एक देश है नॉर्थ पोल है, जिनको हम कहते हैं विकसित देश। नॉर्थ पोल के जो राष्ट्र है, उत्तरी गोलार्ध के जो राष्ट्र है, उनको हम विकसित राष्ट्र कहते हैं, और नीचे जो साउथ साउथ जो ग्लोब के राष्ट्र है, उनको हम कहते हैं अल्प विकसित राष्ट्र। अल्प विकसित राष्ट्र। आप मैप देखोगे, इस पृथ्वी को देखोगे तो आपको ऐसा ही दिखाई देगा। यहाँ पर आ जाएगा यूरोप और साथ में अमेरिका, और नीचे की तरफ आप देखोगे इस दक्षिणी गोलार्ध में, आप देखोगे मैप में देखना आप, इस दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत जितने भी देश है, जैसे लैटिन अमेरिका के देश इसमें आ जाएंगे।
अफ्रीका महाद्वीप नीचे की तरफ आ जाएगा और एशिया महाद्वीप भी नीचे की तरफ ही है। तो इस प्रकार से हम इस दुनिया को देख सकते हैं, एक तरफ विकसित देश है और एक तरफ अल्प विकसित देश है। हमने कहा इस पूरी दुनिया का जो रेगुलेट है, वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के द्वारा होता है। कैसे? यहाँ से जो ये जो कंट्री है, ये जो अल्प विकसित कंट्री है, यहाँ पर होता है रॉ मटेरियल, कच्चा माल। रॉ मटेरियल यहाँ पर होता है कच्चा माल। कैसे ये दुनिया रेगुलेट हो रही है उसको समझिए। और यहाँ पर ये जो विकसित राष्ट्र है, ये कच्चा माल अपने घर लेके जाते हैं, अपने देश के अंतर्गत लेके जाते हैं और फिर उनसे कुछ वस्तुओं का निर्माण करते हैं। कुछ वस्तुओं का निर्माण करते हैं और फिर वापस से सेल करते हैं इन अफ्रीका देशों में, एशिया देशों में, लैटिन अमेरिका देशों में वस्तुओं का सेल किया जाता है। क्या ये ऐसा होता है कि नहीं होता है? सबसे मेजर पॉइंट है ना ये कि यहाँ से वो कच्चा माल ले जाते हैं, रॉ मटेरियल्स ले जाते हैं और वहाँ से इस ये जो विकसित देश है यहाँ से अपनी वस्तुएँ बनाएँगे। इन्हीं के पास इंडस्ट्री है, अच्छी-अच्छी वस्तुएँ बनाएँगे और उनकी रेट बहुत हाई कर देंगे और यहाँ पर वो सेल कर देंगे। इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर काम कर रही है। दूसरी स्ट्रक्चर देखिए आप, दूसरी स्ट्रक्चर है यदि विकसित राष्ट्र के पास में क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये विकसित राष्ट्रों के पास में है। वर्ल्ड बैंक किनके पास में है? वर्ल्ड बैंक भी इन्हीं के पास में है। डब्ल्यूटीओ किनके पास में है? इन्हीं के पास में है। यूएनओ किनके पास में है? वो भी इन्हीं के पास में है। आप सोचते हो कि आईएमएफ, डब्ल्यूबी, डब्ल्यूटीओ और यूएनओ हमारे लिए काम करते हैं, नहीं, वो अमेरिका और यूरोप के लिए काम करते हैं। तो ये इनके पास में है और जब भी हमें पैसे चाहिए, जब भी हमारे पास में हमें पैसे चाहिए, तो ये हमारे ऊपर कई सारी कंडीशन लगा देते हैं। कई सारी कंडीशन लगा देते हैं कि आपको डेमोक्रेसी लाना होगा अपने देश के अंतर्गत, आपकी जो वैल्यू है, जो आपके पैसों की जो वैल्यू है मुद्रा की, उसको कम करना होगा। जैसे हमने 1969 के अंतर्गत किया। पहले डॉलर के बराबर आप सुनते हो कि 1947 में डॉलर और हमारा जो रुपया है वो बराबर होता था, ऐसा सुनते हो ना आप? लेकिन हुआ क्या, उसके बाद में हमारे ऊपर कई सारी कंडीशन अमेरिका वालों ने लगा दी। यदि आपको चाहिए, आर्थिक सहायता आपको चाहिए, तो आपको अपनी जो मुद्रा है उसका वैल्यू को कम करना होगा। आपके वैल्यू को कम करना होगा। ऐसी कंडीशन लगाई गई आईएमएफ के द्वारा। ऐसे में ये भी एक स्ट्रक्चर है, यदि आपको कुछ भी चाहिए, आपको कुछ भी हेल्प चाहिए इकोनॉमिक एस्पेक्ट में, तो आपको यहीं से मिलता है और आपके ऊपर कई सारी कंडीशन ये लगा देते हैं। तो ये भी एक स्ट्रक्चर हो गई। आप दोनों स्ट्रक्चर समझ रहे हो? एक स्ट्रक्चर ये हो गई, कच्चा माल जाएगा और निर्मित वस्तु यहाँ पर आएगी। यही तो काम करता है पूरे विश्व में। आईएमएफ है, डब्ल्यूटीओ है, यूएनओ जैसी इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं, जो हमारा शोषण लगातार करता रहता है। हमारा शोषण लगातार करता रहता है। एक स्ट्रक्चर और बताता हूँ मैं आपको। एक स्ट्रक्चर हो जाएगा, एमएनसीज हो जाएगा, एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज। ये कहाँ की होती है? मल्टीनेशनल जो कंपनीज है, आप ये सोच लीजिए 90% मल्टीनेशनल कंपनीज है, वो यूरोप और अमेरिका की है। अमेरिका और यूरोप की मल्टीनेशनल कंपनियां पूरे विश्व के अंतर्गत फैली है, या हम कह सकते हैं विकसित और यूरोपीय देशों की मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, वो यहाँ पर आएगी, इन देशों में आएगी, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे देशों के अंतर्गत आएगी और यहाँ पर काम करेंगे। इन्हीं देशों के अंदर काम करेंगे, वस्तुओं का निर्माण करेंगे और इनको पैसे बहुत कम देंगे। जैसे वस्तु की कीमत होगी ₹100 तो इनको ₹5 दे देंगे। ओके? तो काफ़ी कम पैसे इनको दिया जाता है, जितना उनके द्वारा काम किया जाता है, उससे बहुत ही कम पैसा इनको दिया जाता है। ऐसे में जो एमएनसीज़ है, इनको जो सरप्लस से इनको बढ़ता है, इनको जो लाभ प्राप्त होता है, इनको जो भी लाभ प्राप्त होता है, ये अपने देश में ले जाते हैं। ये अपने देश में ले जाते हैं और फिर हमारे ऊपर फिर से दबाव डालते हैं और जैसे ही हम उनसे हेल्प माँगते हैं, तो वो फिर हमारे ऊपर कंडीशन लगाते हैं। तो इस प्रकार का एक सिस्टम चलता है। ओके, तो ये पूरा वर्ल्ड है इसी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के आसपास घूमता रहता है। यही मार्क्सिज्म थ्योरी कहता है कि जो भी आप देख रहे हो वो सब कुछ यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो बता रहे हैं नेशनल इंटरेस्ट है, कॉर्पोरेशन है, ऐसा कुछ नहीं होता इस विश्व में। जो भी है इकोनॉमी सबसे महत्वपूर्ण है और जो भी आप देख रहे हो वो सभी इकोनॉमी स्ट्रक्चर से प्रभावित हो रहा है। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा आप सभी के, और हम आगे डिटेल से इसको देखते जाएंगे।
तो ये पूरी दुनिया एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से प्रभावित होती है, जैसे हमने स्ट्रक्चर की बात की है, एक स्ट्रक्चर हो जाएगी एमएनसीज़ का, जो प्रॉफिट प्रॉफिट बेस्ड होता है, जो लाभ आधारित काम करता है, सरप्लस वैल्यू जो भी होती है किसी वस्तु की, वो अपने घर ले जाते हैं और फिर हमारे ऊपर शोषण करते हैं दूसरी तरीके से। एक क्या हो गया रॉ मटेरियल वाला मैंने बात किया और एक स्ट्रक्चर की मैंने बात की आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, तीनों आपको समझ में आ गया? तो मार्क्सिज्म आप क्या कहेगा? मार्क्सिज्म कहेगा कि ये जो समस्या है, समस्या क्या समस्या हमने बताई अभी। ये जो स्ट्रक्चर है, ये एक प्रकार से स्ट्रक्चर ही समस्या है इनकी। समस्या क्या हुई? ये जो स्ट्रक्चर बनी है, वो इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर बनी है, यही एक प्रॉब्लम है और इसका समाधान क्या हो सकता है? इसका हम समाधान भी देखेंगे। मार्क्सिज्म बताएगा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है? आखिर इस प्रकार का जो शोषण है, उसके पीछे कारण क्या है? कारण को वो बताएँगे, उसका समाधान देंगे और ये जो स्टेटस को की स्थिति है, जैसे फिक्स रूल बना दिया कि इसके पीछे जो नियम काम कर रहा है, वो पावर काम कर रहा है। एक नियम बना दिया उन्होंने, फिक्स कंडीशन बना दिया कि आप कच्ची वस्तु बनाइए, हम आपसे एक निर्मित वस्तु ले लेंगे। हमारे पास एमएनसीज़ है, हमारे पास में डब्ल्यूटीओ है, डब्ल्यूबी है, इस प्रकार की ये जो फिक्स स्ट्रक्चर बनी हुई है, इसमें चेंज करना होगा। इसी स्ट्रक्चर में चेंज करने का प्रयास मार्क्सिज्म स्कॉलर्स के द्वारा किया जाएगा और कुछ अपना थियरीज़ देंगे कि इस स्ट्रक्चर में आखिर कैसे चेंज किया जाए। तो आगे हम जो पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म के अंतर्गत वो ये बताएँगे कि आखिर प्रॉब्लम क्या है? अभी हमने ओवरव्यू लिया है इसका, वो बताएँगे कि आखिर प्रॉब्लम क्या है? उस प्रॉब्लम का समाधान क्या है? और ये जो स्टेटस क्वो की स्थिति चल रही है, जैसे विकसित देश हमेशा विकसित ही रह रहे हैं, ह ग अमीर लोग हमेशा अमीर ही होते जा रहे हैं। ये जो एक कंडीशन है जो कि स्थायी कंडीशन है, उसमें किस प्रकार से चेंज आ सकता है, उसमें किस प्रकार चेंज आ सकता है, इसी के ऊपर फोकस किया जाएगा स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म के द्वारा। तो मार्क्सिज्म अब क्या करेगा? अभी हमने देखा अभी हमने वो डायग्राम देखा था, उसी को कहा जाता है नव उपनिवेशवाद। तो ये क्या है? ये शोषण का एक नया तरीका है। ये शोषण का एक नया तरीका है। पहले क्या होता थे, दूसरे राज्यों को अपने अंदर हड़प लेते थे, उनके ऊपर अपना अधिकार कर लेते थे, अपनी सेनाएँ भेज के। लेकिन वर्तमान का जो समय है 1945 के बाद का समय है, वहाँ पर किसी दूसरे देश में आक्रमण करने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर इस प्रकार से शोषण करते हैं, जो एमएनसीज़ के द्वारा शोषण किया जाता है, कच्ची वस्तुएँ रॉ मटेरियल और उससे जो वस्तुएँ बनाते हैं, उसके आधार पर शोषण करते हैं और उसके अलावा एमएनसीज़ इन सब की हमने बात कर लिया, डब्ल्यूटीओ हो गया। तो इनके आधार पर जो शोषण किया जाता है, उसी को कहा जाता है न्यू कॉलोनियलिज़्म। इसी को कहा जाता है न्यू कॉलोनियलिज़्म और इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया क्वामे नक्रुमा, जो घाना के राष्ट्रपति रहे हैं। क्वामे नक्रुमा जो कि घाना के राष्ट्रपति हुए हैं, उन्होंने इस शब्द को प्रयोग में लिया था नियो कॉलोनियलिज़्म और उसके अंतर्गत भी वो ऐसी ही बातें करते हैं कि किस प्रकार से 1945 के बाद में पहले की तरह दूसरे राज्य में युद्ध तो नहीं करते हैं ये लोग, लेकिन शोषण उसी प्रकार से करते हैं जैसे हम बात करें ब्रिटेन पहले भारत में आते थे और बाहर से यहाँ से रिसोर्सेज़ लेके जाते थे। उस प्रकार का शोषण तो अब बंद हो गया, लेकिन अब जो शोषण किया जा रहा है हमारा, वो एक अलग तरीके से किया जा रहा है। अब इकोनॉमिक के आधार पर हमारा शोषण किया जा रहा है, वहीं बैठे-बैठे सब काम कर लेते हैं, उनकी मल्टीनेशनल कंपनीज़ यहाँ पर आएगी, हमारे से कुछ कच्चा माल वो लेके जाएगी। इसको और समझे क्या? कैसे शोषण कर रहे हैं? जैसे एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं, एक हमारे गुरुजी ने ये एग्ज़ाम्पल दिया था मुझे, क्लास में दिया था। जैसे गेहूँ है हमारे, गेहूँ का उत्पादन होता है अपने इंडिया के अंतर्गत और गेहूँ के उत्पादन मान लेते हैं 100 क्विंटल हुआ, ओके? 100 क्विंटल हुआ और उसकी जो कीमत है 1 क्विंटल की ₹2000 है, ओके? और इधर अमेरिका की हम बात करें, अमेरिका क्या सेल करता है? वो गेहूँ की बोरी थोड़ी सेल करेगा, वो सेल करेगा अपना एप्पल का प्रोडक्ट, वो अपना एप्पल का प्रोडक्ट को हमें सेल करेगा। ओके, और हमारी जो गेहूँ की बोरियाँ हैं वो लेके जाएगा और हमें एप्पल का मोबाइल पकड़ा देगा। इतनी सारी बोरियाँ लेके जाएगा, एक छोटा-सा मोबाइल पकड़ा देगा। यही तो है, रॉ मटेरियल यहाँ से लेके जाता है, उससे बनी हुई वस्तु यहाँ पर लेके आता है। आप जो समझ रहे हो वैसा नहीं है, इंटरनेशनल जो रिलेशन है यहाँ पर थोड़ा-सा अलग है।
ओके, यहाँ से क्या लेके जाता है, गेहूँ की बोरियाँ लेके जाता है और भी रॉ मटेरियल्स लेके जाता है और क्या देता है हमें, बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ हमें बड़ी-बड़ी मशीनें हमें ला के देता है, मेडिकल फील्ड के अंतर्गत भी या किसी भी फील्ड के अंतर्गत मशीनें ला के देता है, एप्पल के मोबाइल हमें ला के देता है। और यदि हम बात करें इस गेहूँ की बोरी की कीमत में, कितना प्रतिशत चेंज होता है? 1 साल में मान लेते हैं ₹50 का चेंज होता है इसमें, इससे ज़्यादा चेंज तो होता ही नहीं है। गेहूँ की जो कीमत है इतना ही तो बढ़ता है, लेकिन जो एप्पल का मोबाइल है उसमें तो हर बार इसका मॉडल आता रहता है। आजकल तो 6-6 महीने में इनका नया वर्ज़न आने लग गया और जब भी नया वर्ज़न आता है कम से कम 20,000 वो बढ़ा देते हैं। 20,000, 25,000, 30,000 रुपए बढ़ा देते हैं और हमारी तो हर साल गेहूँ की बोरी में केवल ₹50 में वृद्धि होती है और उनका 20-20 हज़ार रुपए एक एप्पल के मोबाइल में बढ़ा देते हैं। यही है नवोपनिवेशवाद, शोषण का एक नया तरीका। और ये शोषण का जो नया तरीका है, ये सहमति के आधार पर है। सहमति हमसे पूछ के कर रहे हैं वो, आपसे कोई ज़बरदस्ती थोड़ी कर रहे हैं, आपको मोबाइल दे रहे हैं वो, ओके? और आप ले रहे हो, आराम से आप ले रहे हो। यही तो है सहमति आधारित शोषण, इसी को कहा जाता है नवोपनिवेशवाद और यही बता रहा है हमें मार्क्सिज़्म। मार्क्सिज़्म ये बता रहा है, रियलिज़्म और लिबरलिज़्म ऐसा कुछ बताया नहीं हमें, ओके? तो समझ लीजिए अभी तक जो भी बताया एक बार उसको रिवाइज़ कर लीजिए। तो ये जो नया शोषण का तरीका है, उसको हम अब सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ते हैं। कई सारे विचारक हमें पढ़ने होंगे। वैसे जो हमने पढ़ा ये थोड़ी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ये तो केवल समझने के लिए था, जो क्वेश्चन आएँगे वो हम देखेंगे। अब कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो ये जो कुछ पढ़ा, इसको हम 2 थ्योरी के अंतर्गत पढ़ सकते हैं। ये जो प्रॉब्लम है, वो बताएगा कौन? सबसे पहले कौन बताएगा? डिपेंडेंसी थ्योरी आएगी। डिपेंडेंसी थ्योरी, निर्भरता सिद्धांत और यहाँ लिख ये रहा डिपेंडेंसी थ्योरी जिसको हम निर्भरता सिद्धांत कहते हैं और इसके लिए एक शब्द और ले लीजिए प्राश्रितता सिद्धांत। प्राश्रितता का जो सिद्धांत है, इसी को हम कहते हैं। हिंदी में ये शब्द भी आ जाता है, निर्भरता सिद्धांत भी आ जाता है। इंग्लिश में एक ही शब्द आपके पास में डिपेंडेंसी थ्योरी, ओके? एक आता है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। ये दोनों थ्योरी हमारे पास में स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म के अंतर्गत जो ये बताएगी कि शोषण किस प्रकार से किया जा रहा है आखिर। इस शोषण को बताने के लिए और उसका समाधान हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास में स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म के अंतर्गत 2 थ्योरी है। पहली है डिपेंडेंसी थ्योरी और दूसरी है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। एक-एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। ये है डिपेंडेंसी थ्योरी। इसका बैकग्राउंड हम देख लेते हैं कि आखिर ये आया कैसे और इसके ऊपर हमने काफ़ी बात कर ली है और कुछ बातें हम करते हैं। लेनिन ने ही मार्क्स के विचारों को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में लागू किया। कार्ल मार्क्स के आपको विचार नहीं मिलते इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ पढ़ने लायक उनके विचारों में है नहीं। एशिया से जुड़ा हुआ उनका ज़रूर कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको हम वहाँ पर देख लेंगे मार्क्सिज्म के अंतर्गत और लेनिन को भी हम डिटेल से एक अलग सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे, तो उन पर हम बातें बाद में करेंगे। यहाँ एक बार हल्का-सा ये देख लीजिए, इनका एक बुक है इम्पीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म 1916 के अंतर्गत ये बुक आती है और ये कहते हैं कि ये जो साम्राज्यवाद है, ये कैपिटलिज्म का ही नेक्स्ट स्टेज है। ये अलग नहीं है, ये पूंजीवादी राष्ट्र है, उन्हीं के द्वारा ये लाया गया है। इसको आप अलग नहीं कर सकते और ये भी कहते हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, उसका कारण भी इम्पीरियलिज्म है। जैसे हम बात करें ब्रिटेन की हम बात करें, फ्रांस की बात करें, जर्मन्स की हम बात करें, ये सभी दूसरे देशों पर अपना विस्तार चाह रहे थे। अपना जो अब इनका जो भूभाग है, उनको विस्तार करना चाह रहे थे और इसी के लिए लड़ाई हो जाती है इनके बीच में। इसी के लिए ये सब होता है कि किसका क्षेत्र ज़्यादा हो, एक क्षेत्र विशेष को प्राप्त करने के लिए ही इनके द्वारा इस प्रकार के युद्ध लड़ा जाता है जिसको हम फर्स्ट वर्ल्ड वार कहते हैं। ऐसा मानना है लेनिन का। लेनिन ऐसा मानते हैं। इनके द्वारा एक विचार और दिया गया लेनिन के द्वारा और ये था कैपिटलिज्म मोनोपोली।
ये जो पूंजीवादी राष्ट्र है, इनका एकाधिकार हो गया है इस विश्व व्यवस्था को रेगुलेट करने में, इस विश्व व्यवस्था को हमें कैसे चलाना है, इन सब के ऊपर मोनोपोली हो गया है कैपिटलिज्म का। ऐसा विचार भी इसी लेनिन के द्वारा दिया गया और इसी विचार को और आगे बढ़ाया गया। ये जो विचार दिया लेनिन ने, इस कैपिटलिज्म मोनोपोली का, इस विचार को आगे बढ़ाया गया पॉल बेरेन और पॉल सेवजी के द्वारा। ओके, और ये भी अपनी एक बुक लिख देते हैं, द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ ग्रोथ 1937, और इसके अंतर्गत भी वो कैपिटलिज्म के अंतर्गत जो मोनोपोली है, इसके विचार को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा साइंटिफिक रिसर्च इस पर करते हैं और फिर अपना एनालिसिस देते हैं। ओके, तो ये कैपिटलिज्म मोनोपोली है, ये सबसे पहले लेनिन के द्वारा दिया गया और उसके बाद में पॉल बेरेन और पॉल सेवजे के द्वारा इस विचार को आगे बढ़ाया गया कि इस विश्व के अंतर्गत जो भी घटनाएं घट रही है, वो सभी पूंजीवादी राष्ट्रों के कारण हो रही है, उनका एक मोनोपोली हो गया, उसके बिना कुछ भी इस विश्व में नहीं होता। जो कुछ भी आप देखते हो, इसी कैपिटलिज्म के कारण हो रहा है और इसको एक नए तरीके से हमारे सामने पेश करते हैं पॉल बेरेन और पॉल सेवजी, और अपनी एक बुक लिखते हैं, द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ ग्रोथ 1937। शुरू करते हैं डिपेंडेंसी थ्योरी। एक आयोग है 60 में ये बनता है। ओके, 1960s के समय ये बनता आयोग, जिसका नाम है एस्ले, ECLA, जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा इकोनॉमिक्स कमीशन ऑफ लैटिन अमेरिका। ये एक कमीशन बनता है और इसका एक रिपोर्ट आता है और इसी के अंतर्गत सबसे पहली बार कहा गया कि लैटिन अमेरिका के जो देश है, उनमें आखिर शोषण क्यों हो रहा है, उनकी ऐसी स्थिति क्यों है कि इनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। दक्षिण अमेरिका के जो देश है, मध्य अमेरिका के देश है, जिनको हम लैटिन अमेरिका के देश कहते हैं, उनकी आखिर इतनी खराब कंडीशन क्यों है, आखिर क्यों है, ये सब बताया गया सबसे पहले इसी रिपोर्ट में, इकोनॉमिक्स कमीशन ऑन लैटिन अमेरिका, इनका एक रिपोर्ट आता है और इसी रिपोर्ट के बाद में इस डिपेंडेंसी थ्योरी का डेवलपमेंट होता है। तो डिपेंडेंसी थ्योरी के जो विचार है, वो आपको सबसे पहले इसी रिपोर्ट में देखने को मिलता है और ये रिपोर्ट बनाई गई इकोनॉमिक्स कमीशन ऑन लैटिन अमेरिका और इसके अध्यक्ष रहते हैं रॉल्फ प्रीबिच। तो डिपेंडेंसी थ्योरी से जुड़े हुए ये एक महत्वपूर्ण विचारक है रॉल्फ प्रीबिच, उसको हम आगे भी देखेंगे, और एजे फ्रैंक वो इसको साइंटिफिक एनालिसिस करते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो इन सबको हमें पढ़ना है, लेकिन ये विचार प्रारंभ कहाँ से हुआ? इकोनॉमिक्स कमीशन ऑन लैटिन अमेरिका का जब रिपोर्ट आता है, इसी रिपोर्ट में ये सब कुछ डिटेल से बताया गया कि लैटिन अमेरिका देशों की ऐसी खराब कंडीशन क्यों है, उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है, ऐसी बात इनके द्वारा कही गई। ओके, तो ये एनालिसिस इसी रिपोर्ट के अंतर्गत कहा गया। इस अध्यक्ष का नाम आपको ध्यान में रखना है, रॉल्फ प्रीबिच। रॉल्फ प्रीबिच, ओके, ये इनका नाम है। और क्वेश्चन आता है डिपेंडेंसी थ्योरी का निर्माण कब हुआ? तो ये 1960s का जो दशक है, इसके अंतर्गत ही डिपेंडेंसी थ्योरी का विकास होता है। आगे चलते हैं, कुछ विचारक देखते हैं। एक विचारक हमने देखा रॉल्फ प्रीबिच, इसी डिपेंडेंसी थ्योरी से जुड़े में। दूसरा विचार है फंडेडोसो कार्डोसो, ये दूसरे विचार है। तीसरा है इसमें सांटोस, चौथे हैं इसमें एजी फ्रैंक, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है डिपेंडेंसी थ्योरी से जुड़े हुए। यदि कोई विचारक पूछे तो आपको ये आंसर टिक करना है, एजी फ्रैंक। 4 हो गए। एक है इसमें समीर अमीन। ये 5 विचारक है जिन्होंने डिपेंडेंसी थ्योरी के ऊपर काम किया है। इनको हम एक-एक करके बाद में पढ़ेंगे। ओके, एक बार इनका बुक देख लीजिए। एजी फ्रैंक का जो बुक है वो है कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका 1967 के अंतर्गत ये बुक आती है। एक है समीर अमीन की बुक एक्यूमुलेशन ऑन ए वर्ल्ड स्केल, ए क्रिटिक ऑफ द थ्योरी ऑफ अंडर डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ अंडर डेवलपमेंट, ये बुक आया 1974 में। ये जो बुक आपको दिखाई दे रही है कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका, इसमें ये काम करते हैं समीर अमीन भी इन्हीं के साथ में काम करते हैं। तो ये दोनों की ही बुक मान लीजिए आप। यदि एक नाम आए तो एजी फ्रैंक आप कर देना, और यदि दोनों नाम साथ में आए, एजी फ्रैंक और समीर अमीन, तो आपको इन दोनों को मानना है। दोनों ने ही इस बुक के ऊपर काम किया है। तो ये हो गए 4 से 5 विचारक, इसके अंतर्गत हमें पढ़ने हैं डिपेंडेंसी थ्योरी के अंतर्गत, और इनके द्वारा क्या क्या काम किया गया वो भी हम देखेंगे।
सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर ये होता क्या है? डिपेंडेंसी थ्योरी होता क्या है? क्या होता है डिपेंडेंसी थ्योरी? एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था इंटरडिपेंडेंसी, उसके अंतर्गत कहा जा रहा था कि यूरोप और अफ्रीका के जो देश है और यूरोप और एशिया के देश है, उनमें इंटरडिपेंडेंसी यानी एक दूसरे पर अंतर्निर्भर है। शब्द पर ध्यान दीजिए, अफ्रीका और यूरोप के जो देश है, अफ्रीका और अमेरिका के जो देश है, इनके बीच का जो रिलेशन है वो इंटरडिपेंडेंसी यानी एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। क्या ये बात सही है क्या? क्या ये बात सही है? इनके बीच में इंटरडिपेंडेंसी है या डिपेंडेंसी? बताइए इस बात को। क्या अमेरिका हमारे ऊपर निर्भर है? क्या अमेरिका अफ्रीका के ऊपर निर्भर है? क्या अमेरिका लैटिन अमेरिका के देशों के ऊपर निर्भर है? क्या निर्भर है? वहाँ से तो कुछ वो किसी प्रकार से उनका शोषण कर लेता है, जैसा चाहता है वैसा ही अमेरिका के द्वारा किया जाता है। तो इसमें हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर इनके बीच का जो रिलेशन है वो इंटरडिपेंडेंसी नहीं, इनके बीच का जो रिलेशन है वो डिपेंडेंसी के आधार पर है। हम पूरी तरह निर्भर है अमेरिका के ऊपर, ना कि अमेरिका हमारे ऊपर निर्भर है। ओके, अमेरिका हमारे ऊपर निर्भर नहीं है, अमेरिका के ऊपर हम निर्भर है, इसी को कहा जाता है डिपेंडेंसी। और डिटेल से इसको देखिए, एक-एक करके समझते हैं। जो डिपेंडेंसी थ्योरी है, इसके अंतर्गत पहला पॉइंट ये है कि मॉडर्नाइज़ेशन थ्योरी के ये क्रिटिसिज़्म के रूप में इसका डेवलपमेंट होता है। पहला पॉइंट डिपेंडेंसी थ्योरी का जो विकास है वो मॉडर्नाइज़ेशन थ्योरी की क्रिटिसिज़्म के रूप में होता है। मॉडर्नाइज़ेशन थ्योरी के विरोध में इस निर्भरता सिद्धांत का विकास होता है। तो आपको एक-एक करके समझना होगा कि आखिर ये मॉडर्नाइज़ेशन थ्योरी क्या है और उसके बाद में ये समझना होगा कि इसकी आलोचना किस प्रकार से की गई मॉडर्नाइज़ेशन थ्योरी की और फिर अपना नया कॉन्सेप्ट वो किस प्रकार से देते हैं। तो आपको इस प्रकार से एक-एक करके समझना होगा। सबसे पहले हमें देखना होगा मॉडर्नाइज़ेशन थ्योरी क्या है, उसके बाद में हम डिपेंडेंसी थ्योरी हम देखेंगे। मॉडर्नाइज़ेशन थ्योरी क्या कहती है? मॉडर्नाइज़ेशन थ्योरी इस बात का आंसर देता है, एक क्वेश्चन का आंसर देता है कि एक विकासशील राष्ट्र विकसित राष्ट्र क्यों नहीं बन पाता? इसका आंसर देने का काम किया जाता है मॉडर्नाइज़ेशन थ्योरी के द्वारा कि आखिर जो लैटिन अमेरिका, एशिया और अफ्रीका जैसे अल्प विकसित देश है, अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ है, उनका विकास क्यों नहीं हो रहा है? क्यों उनका विकास नहीं हो रहा है? इसका आंसर सबसे पहले दिया जाता है मॉडर्नाइज़ेशन थ्योरी। और इनके द्वारा कहा गया कि ये जो राष्ट्र है, जो अल्प विकसित राष्ट्र है, इनका इंटरनल स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि इनका विकास नहीं हो रहा है। मॉडर्नाइज़ेशन थ्योरी क्या कह रहा है, ये जो अंडर डेवलपमेंट कंट्री है उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर ही ऐसी है कि इनका विकास नहीं हो पा रहा है। इस आर्गुमेंट को आप समझिए, आखिर ये क्या कहना चाह रहा है? मॉडर्नाइज़ेशन थ्योरी क्या कहते हैं? इसके बाद में हम डिपेंडेंसी को हम देखेंगे। मॉडर्नाइज़ेशन थ्योरी कहता है कि मान लेते हैं कोई भी एक देश है चिली, चिली का एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं। छोटा-सा देश है चिली या ब्राज़ील का आप ले लीजिए, ब्राज़ील तो फिर भी आजकल विकास कर गया, इसका रहने दीजिए। चिली नाम का एक देश है लैटिन अमेरिका का, हम इसकी सहायता से देखेंगे कि इसका विकास क्यों नहीं हो रहा है। तो चिली जैसा देश है, उसमें हम बात करें तो इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर ही ऐसी है कि इसका विकास नहीं हो रहा है और मॉडर्नाइज़ेशन थ्योरी कहता है कि इन देशों के अंतर्गत पहला पॉइंट डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी इन देशों के अंतर्गत नहीं है। दूसरा, इन देशों में कैपिटलिज़्म नहीं है। इन देशों के अंतर्गत कैपिटलिज़्म नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, लिबरलिज़्म इन देशों के अंतर्गत नहीं आया है और जो हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो इन देशों के अंतर्गत नहीं आया है। ओके? यहाँ पर जो शासन किया जाता है, वो किसी एक के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर अथॉरिटेरियनिज़्म जैसी गवर्नमेंट है, जहाँ पर एक ही व्यक्ति शासन करता है। ये लोग कुछ काम ही नहीं करते, इनको पता ही नहीं है कि सरकारें क्या होती है, किस प्रकार से हमें विकास करना है। तो ये इनका इंटरनल स्ट्रक्चर है कि यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ पर कैपिटलिज़्म नहीं है, पूंजीवाद नहीं है, यहाँ पर लोकतंत्र नहीं है। ऐसे में इन देशों का विकास नहीं हो रहा है। ये कौन कह रहा है? मॉडर्नाइज़ेशन थ्योरी कहती है कि इसका विकास क्यों नहीं हो रहा है? इनका विकास इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है और यहाँ पर पूंजीवाद नहीं है। ये बात उनके द्वारा कही गई और फिर वो कहते हैं यदि इन देशों को विकास करना है, इन लैटिन अमेरिका के जो देश है, इनको यदि विकास करना है तो इनको क्या करना होगा? अपने देश के अंदर डेमोक्रेसी लानी होगी और कैपिटलिज़्म को इनको लाना होगा। यदि ये पूंजीवाद और लोकतंत्र को अपने देश के अंतर्गत ले आते हैं, तो इनका विकास हो जाएगा। ऐसा मॉडर्नाइज़ेशन थ्योरी कहता है। समझ में आया मॉडर्नाइज़ेशन थ्योरी क्या कहता है? ये कहता है कि जो
देश है, लैटिन अमेरिका जैसे देश है, एक पॉइंट और ध्यान में रखिए, जो हमने ये रिपोर्ट देखी थी राउल प्रीबिस वाली जिसमें वो प्रेसिडेंट रहते हैं, ये सभी लैटिन अमेरिका देशों की स्टडी कर रहे हैं। लैटिन अमेरिका देशों से जुड़ी वो इंस्टीट्यूशन है, कमीशन है और वो इसी का स्टडी करता है, लैटिन अमेरिका देशों की स्टडी करता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। और जो डिविडेंसी थ्योरी है, उसके लिए भी मैं आपको बता दूँ, वो भी लैटिन अमेरिका के साथ में जुड़ी हुई है, जो भी विचारक हम पढ़ेंगे इसमें, ये सभी लैटिन अमेरिका देशों की ही कंडीशन को स्टडी करते हैं कि आखिर इनका डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है। ओके, तो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी क्या कहता है कि इनका विकास इसलिए नहीं हुआ कि इनके अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, कैपिटलिज्म नहीं है। यदि इनको विकास करना है, इनको अपना डेवलपमेंट करना है, तो चाहिए वो लोकतंत्र को अपने देश में लाएँ, वो पूंजीवाद को अपने देश के अंतर्गत लाएँ। यदि ऐसा वो करते हैं, तो इनका भी विकास हो जाएगा। इसलिए ये देश पिछड़े हुए क्यों है? क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र और पूंजीवाद नहीं है। ये कारण बताता है मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। लेकिन हुआ क्या? मॉडर्नाइजेशन थ्योरी ने ऐसा कह दिया, लेकिन यहाँ पर हम एक बात कर सकते हैं कि इन देशों के अंतर्गत यदि डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म को लाया जाता है, तो क्या इनका विकास हो जाता है? हमारे सामने क्वेश्चन है, यदि हम कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को ले आएँ तो यहाँ पर विकास हो जाएगा? मॉडर्नाइजेशन थ्योरी ने कहा, हाँ, ज़रूर विकास हो जाएगा, लेकिन जब 1945 के बाद में इन देशों के अंतर्गत जब ये आज़ादी इनको मिली थी, पहले ही आज़ाद हो गए थे हालाँकि काफ़ी समय पहले, लेकिन फिर भी हम मानते हैं 1945 के बाद में विश्व में एक बड़ा चेंज होता है। उसके बाद में कंडीशन देखें तो यहाँ भी डेमोक्रेसी आ रही थी, कैपिटलिज्म आ रहा था, लेकिन हमें एक बात दिखाई देता है कि इन देशों का विकास फिर भी नहीं हो रहा है। लैटिन अमेरिका देशों का विकास फिर भी नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे क्या कारण है? मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को हमने अप्लाई किया, यहाँ पर फिर भी इनका विकास नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन थ्योरी फेल हो जाती है, जो भी उनके द्वारा कहा गया, इनके विचार इ यहाँ पर यहाँ पर हमने इनके विचारों को भी अप्लाई किया, फिर भी हमारा विकास नहीं हो रहा है। ओके, तो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी आपको समझ में आ गई क्या कहता है और ये किस प्रकार से फेल हुई और इसी का विरोध करने के लिए इसी का विरोध नहीं आलोचना या क्रिटिसिज्म करने के लिए डिपेंडेंसी थ्योरी हमारे सामने आती है। अब डिपेंडेंसी थ्योरी क्या कहती है? डिपेंडेंसी थ्योरी ये कहती है कि हमारा विकास इसलिए नहीं हुआ है, हमारा विकास यानी लैटिन अमेरिका देशों का विकास इसलिए नहीं हुआ, जो ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, इसलिए हमारा विकास नहीं हुआ। हमने लोकतंत्र को लाया, पूंजीवाद को लाया, फिर भी विकास नहीं हो रहा है। तो अब हम समझेंगे कि आखिर ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर किस प्रकार से काम करती है और इन लैटिन अमेरिका देशों का विकास क्यों नहीं हुआ, यही सब बताने के लिए तो डिपेंडेंसी थ्योरी को हम पढ़ रहे हैं, ये ही बताएगी। इसको ठीक से देखिए आप। डिपेंडेंसी थ्योरी क्या कहेगी? डिपेंडेंसी कहेगी कि इस विश्व में 2 प्रकार के देश हैं, 2 प्रकार के देश है। एक देश जो कि सेंटर में रहते हैं, एक देश जो सेंटर में रहते हैं जिनको कहा गया विकसित राष्ट्र, इनको कहा गया विकसित राष्ट्र। और एक देश और है, कुछ देश ऐसे हैं जो अंडर डेवलपमेंट है, अल्प विकसित है, इनको कहा गया पेरिफेरी, इनको कहा गया पेरिफेरी। और जो विकसित राष्ट्र है उनको कहा गया सेंटर। ओके, तो सेंटर में कौन-कौन से देश हैं? जो विकसित देश है, यूरोप और अमेरिका के देश है, उनको हम सेंटर के अंतर्गत रख लेंगे। और जो बाहर देश है, ये आपको देश दिखाई दे रहे हैं, ये गोल-गोल दिख रहा है ना, ये सभी देश है, ये इनके लिए शब्द काम में लिया गया पेरिफेरी। और ये जो देश है, ये सभी अंडर डेवलपमेंट है, अल्प विकसित राष्ट्र है, जिसमें आप एग्जाम्पल लोगे लैटिन अमेरिका के देशों का, अफ्रीका के देशों का, एशिया के देशों का। इन देशों का आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जो कि ये बाहर की तरफ है। अब क्या होगा? इनकी विशेषताएँ देख लेते हैं एक बार कि आखिर सेंटर के देश हैं, ये डेवलप कंट्री है, इनकी क्या-क्या विशेषताएँ हैं? और जो अंडर डेवलपमेंट कंट्री है, जिनको हम पेरिफेरी कंट्रीज़ कहते हैं, इनकी आखिर क्या-क्या विशेषताएँ हैं? एक बार इनकी विशेषताएँ देख लीजिए, उसके बाद में कंटिन्यू करते हैं। तो सेंटर के जो देश हैं, सेंटर के जो भी देश हैं, उनके अंतर्गत डेमोक्रेसी है, पहला पॉइंट। जो विकसित राष्ट्र है, वहाँ पर डेमोक्रेसी है, ठीक बात है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वहाँ पर। दूसरा, यहाँ पर जो वेतन है, लोगों को जो वेतन दिया जाता है, वो भी हाई है। इसके अलावा इम्पोर्ट किया जाता है वहाँ पर रॉ मटेरियल्स का। जो विकसित राष्ट्र है, उनके द्वारा कच्चे माल का आयात किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है यहाँ पर है।
बनी बनाई वस्तुओं का यहाँ पर कुछ वस्तुओं का बनाई जाएँगी और फिर उनका एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो इ इनकी इकोनॉमी कैसे काम करती है? ये कच्चा माल आयात करते हैं और उससे कुछ वस्तुएँ बनाते हैं, फिर उनको एक्सपोर्ट करते हैं। अगली क्या हाई इन्वेस्टमेंट किया जाता है इनके द्वारा, जो निवेश किया जाता है वो काफ़ी हाई किया जाता है। बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इन देशों के द्वारा किया जाता है और अगला है वेलफेयर सर्विस। यहाँ पर कई सारी जन कल्याण की योजनाएँ भी चलाई जाती है। तो एक देश तो इस प्रकार के हो गए जिनको हम कोर कंट्रीज़ कहते हैं, जिनको हम डेवलप कंट्री कहते हैं, वहाँ पर ये विशेषता आपको दिखाई देती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, हाई वेजेज़ होता है, वहाँ पर सैलरी अच्छी खासी उनको लोगों को मिलती है। यहाँ पर रॉ मटेरियल्स को इम्पोर्ट किया जाता है और एक्सपोर्ट किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग यानी जो वस्तुएँ बना दी गई उनको यहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाता है इन्हीं देशों के अंतर्गत, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका देशों के अंतर्गत। हाई इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और वेलफेयर वेलफेयर जो सर्विस है, जन कल्याणकारी योजनाएँ भी आपको इन डेवलप कंट्री के अंतर्गत देखने को मिलती है। दूसरे प्रकार के देश जो अल्प विकसित है, जिनको पेरिफेरी कंट्रीज़ कहते हैं, उनमें क्या-क्या आपको देखने को मिलेगा? वहाँ पर आपको नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मिलेगी, यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर इम्पोर्ट किया जाता है। यहाँ पर क्या ज किया जाता है, इम्पोर्ट किया जाता है रॉ मटेरियल्स का और बनी कुछ वस्तुएँ बना के यहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या खरीदा जाता है, यहाँ पर वस्तुएँ खरीदी जाती है, यहाँ से वस्तुएँ इधर आती है। सब्सिस्टेंस वेजेज़ है, इनको जो पैसे मिलते हैं, मज़दूरी मिलती है, वो काफ़ी कम इनको दी जाती है यहाँ के लोगों को और नो वेलफेयर सर्विस किसी प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाएँ, इस प्रकार की सेवाएँ आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। तो ये हो गई इस 2 प्रकार के देशों की विशेषताएँ। समझ में आ गया कि इनमें कौन-कौन सी विशेषताएँ होती है? तो डिपेंडेंसी थ्योरी के अंतर्गत 2 शब्द आपके पास में कोर और पेरिफेरी, केंद्र और परिधि, ये 2 शब्द आपके पास में हैं। इस डायग्राम को एक बार फिर से देखिए और इसी की सहायता से हम और बेहतर तरीके से समझते हैं। डिपेंडेंसी थ्योरी के अंतर्गत कहा गया कि 2 कॉन्सेप्ट है, एक तो हो गया पेरिफेरी और एक हो गया सेंटर। इनकी विशेषताएँ अभी हमने देख ली। अब क्या होगा, इसके बीच का एक स्ट्रक्चर है, जो हमने शुरुआत में देखा था, उसी स्ट्रक्चर को एक बार फिर से अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर इस प्रकार से आपको ये एरो दिखाई दे रहा है, कोर की तरफ आ रहा है, यानी जो भी रिसोर्सेज़ है, जो भी पैसे हैं पैसों की बात कर लीजिए। ये जो पैसे हैं वो यहाँ से इन देशों से जो अल्प विकसित देशों के पास में जितने भी पैसे हैं, वो सभी इनके पास में आ जाएँगे। इसके पास में पैसे आ जाएँगे, खूब सारे पैसे आ जाएँगे और ये लगातार विकसित होता रहेगा, लगातार विकसित ये देश होता रहेगा। हमने स्ट्रक्चर की बात किया कि ये विकसित कैसे होगा, तो ये विकसित होगा इस प्रकार से, पहला एमएनसीज़ के द्वारा। मल्टीनेशनल जो कंपनीज़ है वो इन्हीं की है, डेवलप कंट्री की है, इसलिए मल्टीनेशनल कंपनीज़ इन देशों के अंतर्गत जाएगी, लैटिन अमेरिका देशों के अंतर्गत जाएगी, यहाँ से सभी रिसोर्सेज़ वो उठा लेगी, यहाँ पर काम करवाएगी वहाँ की जनता से और उनको कम पैसे देगा, कम मज़दूरी उनको दिया जाएगा, जिससे उनके पास में सरप्लस वैल्यू आ जाएगा, सरप्लस वैल्यू यानी अतिरिक्त मूल्य आ जाएगा और फिर वो अपने देश के अंतर्गत पैसों का भंडारा लगा देंगे, ओके? तो उसके बाद में क्या होगा, एक तो ये हो गया एमएनसीज़ कंपनीज़, दूसरा है ये जो डेवलप्ड कंट्री है, ये यहाँ से खरीदेंगे रॉ मटेरियल, जैसे रिसोर्सेज़ हो गए, जितने भी रिसोर्सेज़ हैं, जो प्रकृति से मिलते हैं, उन सबको यहाँ से उठाएँगे। तो रॉ मटेरियल्स को यहाँ से उठाएँगे, कम कीमत में उठाएँगे, जैसे मैंने अनाज की बोरी का एग्ज़ाम्पल दिया आपको और एक एप्पल मोबाइल का एग्ज़ाम्पल दिया, उस प्रकार से आप समझ सकते हो इसको। यहाँ से वो उठाएँगे और यहाँ पर बेच देंगे। सॉरी, यहाँ से उठाएँगे और यहाँ पर ये बनाएँगे और फिर यहाँ पर वापस ही भेज देंगे। तो इनके पास में बहुत सारे पैसे आ गए, एमएनसीज़ की हमने बात किया, रॉ मटेरियल्स की हमने बात किया और हमने बात किया डब्ल्यूटीओ की भी हमने बात की थी शुरू में, कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइज़ेशन है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, इनके द्वारा जो भी काम किए जाएँगे, वो इनके डेवलपमेंट के लिए किए जाएँगे। सेंटर के जो देश है, अमेरिका, यूरोप के जो देश हैं, इनके विकास के लिए काम किया जाएगा। इस प्रकार से इनके पास में जो भी रिसोर्सेज़ है, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया देशों के पास में जो भी रिसोर्सेज़ है, सभी यहाँ पर चला जाएगा सेंटर के अंतर्गत। सेंटर के अंतर्गत जो कंट्री है, विकसित कंट्री है, यहाँ पर सभी प्रकार के रिसोर्सेज़ चला जाएगा। तो आपको क्या समझने को मिल रहा है यहाँ पर कि डिपेंडेंसी थ्योरी है यहाँ पर, डिपेंडेंसी थ्योरी यहाँ पर अप्लाई हो रही है, यही तो है डिपेंडेंसी थ्योरी, ओके? समझ में आ गया होगा ये थ्योरी? ये बात हो गई अपनी
तो पूंजीवादी राष्ट्रों पर विकासशील देश निर्भर होते हैं, यही तो बात किया। डिपेंडेंसी थ्योरी क्या है? डिपेंड है यहाँ पर, जो विकासशील राष्ट्र है, अल्प विकसित राष्ट्र है, वो डिपेंड है डेवलप कंट्री के ऊपर। दूसरा पॉइंट, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश प्राश्रित राष्ट्र है। यहाँ पर आप निर्भरता शब्द भी काम में ले सकते हो, प्राश्रित की जगह, या डिपेंडेंसी। तो ये सभी क्या है? प्राश्रित कंट्रीज है विकसित देशों के ऊपर, ये दोनों बात एक ही है। और अंतिम हमारा है, ये दोनों विशेष प्रकार के स्ट्रक्चर के द्वारा संचालित होते हैं। ये जो कंट्रीज है, इनके बीच का जो रिलेशन है, वो आपको एक स्ट्रक्चर के द्वारा दिखाई दिया। मैंने 2 बार आपको स्ट्रक्चर बता दिया। तो इसी प्रकार से ये काम करता है, और इसी कारण से डिपेंडेंसी थ्योरी ने कहा कि ये जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की हमने बात की अभी, ये जो बाहरी संरचना बनी हुई है, ये संरचना ही ऐसी है कि हमारा विकास नहीं हो रहा है, हमारा विकास नहीं हो रहा है। ये बात सबसे पहले और डिटेल से बताई गई डिपेंडेंसी थ्योरी के द्वारा। अब एक-एक विचारक पढ़ते हैं जहाँ से क्वेश्चन आएगा। डिपेंडेंसी थ्योरी हमें अभी केवल समझा है, क्वेश्चन अब आएँगे। इनको बहुत ध्यान से देखना है, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे आपके। पहले विचारक है एजी फ्रैंक, जो कि चिली और ब्राज़ील देशों का स्टडी करते हैं। इनका डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है, इस पर स्टडी सबसे पहले की जाती है एजी फ्रैंक के द्वारा। और डिपेंडेंसी थ्योरी के सबसे महत्वपूर्ण विचारक है आंद्रे गुन्नर फ्रैंक, एजी फ्रैंक, ये सबसे महत्वपूर्ण विचारक है। डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट किसका है? डेवलपमेंट और अंडर डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया? क्वेश्चन पूछा जाता है। द आइडिया ऑफ अंडर डेवलपमेंट, अल्प विकसित का जो विचार है, वो किसने दिया? किसने दिया? एजी फ्रैंक ने। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अंडर डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया? एजी फ्रैंक के द्वारा। डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट किसने दिया? एजी फ्रैंक के द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया। ये सभी बातें हमने कर ली। जो परिधि का अंडर डेवलपमेंट है, वो वैश्विक पूंजीवाद का परिणाम है। ये बात समझ में आ गई क्या आपको? जो पेरिफेरी कंट्रीज है, जो अंडर डेवलपमेंट कंट्री है, जो अविकसित कंट्री है, वो विकसित नहीं हो पा रही है। क्यों? इस ग्लोबल कैपिटलिज्म के कारण। ये जो ग्लोबल कैपिटलिज्म है, वो इसी प्रकार का है। एमएनसीज, डब्ल्यूटीओ, ये जो स्ट्रक्चर है, वो ऐसा ही बना है जिससे इनका विकास नहीं हो पा रहा है। ओके, तो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। इस पर हमने बहुत बात कर ली है। परिधि का अल्प विकास ही केंद्र में विकास की पहली शर्त है। विकसित राष्ट्र तब तक विकसित होते जाएँगे, जब तक वो उनको रिसोर्सेज़ मिलते रहेंगे अल्प विकसित राष्ट्रों से। लैटिन अमेरिका देशों पर ही निर्भर करता है इन देशों का विकास। समझिए इसको एक बार फिर से थोड़ा-सा समझ लीजिए। ये जो डेवलप कंट्री है, ये आपको डेवलप कंट्री दिखाई दे रहा है, ये विकसित क्यों है? एजी फ्रैंक कहते हैं ये विकसित क्यों है? क्योंकि ये विकसित इसलिए है, ये ग्लोबल जो कैपिटलिज्म का जो स्ट्रक्चर बना है, वैश्विक पूंजीवाद का जो स्ट्रक्चर बना है, वो ऐसा ही है। वो सपोर्ट करता है डेवलप्ड कंट्री को, सेंटर के जो देश है, उनको ये सपोर्ट करता है। ओके, और ये डेवलप कंट्री तब तक डेवलप होते जाएँगे जब तक इनको यहाँ से, इन देशों से रिसोर्सेज़ मिलते रहेंगे। यदि इनको रिसोर्सेज़ मिलना बंद हो जाए, तो ये विकसित ही नहीं रह पाएँगे, ये भी गरीब हो जाएँगे। ये हमारे ही तो पैसों से यूरोप बना है, अमेरिका बना है, हमारे ही पैसों से बना है। हमारा यानी एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों से तो अफ्रीका, सॉरी, इन्हीं के देशों से तो अमेरिका और यूरोप बना। यही बात एजी फ्रैंक कहते हैं कि ये तब तक ही डेवलप रह पाएँगे जब तक इनको मिलता रहेगा यहाँ से रिसोर्सेज़, रिसोर्सेज़ इनको मिलता रहेगा। और सरप्लस की हमने बात किया, और पूंजीवाद से संबंध खत्म करना। यदि आप इस व्यवस्था को समाप्त करना है तो हमें क्या करना होगा? जैसे मैंने बताया, किसी भी थ्योरी का उद्देश्य क्या होता है? पहले समस्या बताना और फिर उसका समाधान देना। समस्या हमने बता दी, इतनी बार हम समस्या पर हम बात कर रहे हैं। अब इसका समाधान बताएँगे एजी फ्रैंक कि इस प्रकार की जो व्यवस्था है, इसमें इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तो सॉल्यूशन ये हो सकता है कि ये जो पेरिफेरी की कंट्री है, वो इनके साथ में रिलेशन ही नहीं बनाए। इनके साथ में रिलेशन जो बन रहा है वो ही खत्म कर दें, और जो रिलेशन है ये आपस में बनाएँ, ये आपस में बनाएँ, ये आपस में बनाएँ, इनको छोड़ दीजिए। इसको छोड़ दीजिए। ये जो रिलेशन है, ये पेरिफेरी कंट्री के बीच में जब बनना शुरू हो जाएगा, तब इनका अपना अपना आप ही विकास शुरू हो जाएगा, और ये जो व्यवस्था है, ये समाप्त हो जाएगी। ये जो पूंजीवादी व्यवस्था बना रखी है, ये समाप्त हो जाएगी।
एजी फ्रैंक समझ में आ गया? कुछ भी नया नहीं है ना? एजी फ्रैंक तो एजी फ्रैंक कंप्लीट हो गया। दूसरी विचार है रोल प्रिबिज से। रोल प्रिविलेज को देख लीजिए, ये शब्द आपको ध्यान में रखना है। जैसे अंडर डेवलपमेंट का जो शब्द है, एजी फ्रैंक के साथ हमने देखा, और रोल प्रिविलेज के साथ में क्या है, रोल प्रिविलेज के साथ में एक शब्द जुड़ा हुआ है, डिक्लाइन टर्म्स ऑफ ट्रेड। डिक्लाइन टर्म्स ऑफ जो ट्रेड है, वो जुड़ा हुआ है रोल प्रिविलेज के साथ में। इनका बुक है द इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ लैटिन अमेरिका एंड इट्स प्रिंसिपल, ये इनका बुक है। वो इसमें क्या कहते हैं ये देखिए, रोल प्रिविलेज क्या कहते हैं, लेकिन रोल प्रिविलेज को समझने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा, डेविड रिकार्डो को। हम इसको पढ़ चुके हैं पहले ही। डेविड रिकार्डो जो कि लिबरलिज्म से जुड़े हुए, क्लासिकल लिबरलिज्म जिसको हम इकोनॉमिक्स में पढ़ा पढ़ा जाता है, लेकिन जो पॉलिटिकल साइंस के अंदर लिबरलिज्म पढ़ते हैं क्लासिकल, जॉन लॉक से पहले या जॉन लॉक के आसपास ये विचारक रहे हैं डेविड रिकार्डो। तो उन्होंने कहा था कंपैरेटिव एडवांटेज, एडवांटेज का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था, तुलनात्मक रूप से लाभ। मैंने एग्जांपल दिया था आपको फ्रांस का, फ्रांस का मैंने एग्जाम्पल दिया और जापान का मैंने एग्जाम्पल दिया। लिबरलिज्म पढ़ा है ना आपने? नहीं पढ़ा तो एक बार फिर से पढ़िए, उसको बिना पढ़े आप इसको नहीं समझ सकते। क्रम से बताया जा रहा है सब कुछ। यदि आप शुरू से देखोगे, क्लास नंबर 1 2 3 4 5 इस प्रकार से देखोगे, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दोबारा बताने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो डेविड रिकार्डो के अंतर्गत हमने पढ़ा कि एक देश को वही उसी वस्तुओं का निर्माण करना चाहिए जिसमें उनको तुलनात्मक रूप से लाभ हो, तुलनात्मक रूप से लाभ हो। ओके, इस प्रकार की हमने बात किया, और ये बात कहते हैं डेविड रिकार्डो। लेकिन यहाँ पर रोल प्रिविलेज है, वो ये कहते हैं कि इनके बीच का जो रिलेशन है, देखिए इसको एक बार एक डायग्राम बनाते हैं। रोल प्रिविलेज ने तो कह दिया, सॉरी डेविड रिकार्डो ने क्या कहा, एक भारत हो गया, एक अमेरिका हो गया। इसको एग्जाम्पल लेते हैं हम। यदि हमें डिपेंडेंसी थ्योरी पढ़ना है तो ये एग्जाम्पल हमारे लिए सही रहेगा। जैसे भारत में अनाज की हम बात करें, अनाज तो वैसे अमेरिका में भी काफी ज्यादा है, लेकिन ठीक है हम समझ लेते हैं। अनाज यहाँ पर जाएगा अमेरिका में, लेकिन कैसे जाएगा, इसके लिए वो भी अपनी नीतियां बनाएंगे। अमेरिका डब्ल्यूटीओ पर कंट्रोल करता है और इसी के द्वारा अपनी नीतियों को लागू करेगा, और कुछ कंडीशन लगा देगा कि आपका अनाज ठीक नहीं है, इसमें थोड़ा स्मेल आ रहा है, इसमें थोड़ा केमिकल आपने डाल दिया है, इसकी कीमत को हम 2000 से 1500 कर रहे हैं। आपकी जो गेहूं की बोरी है उसकी कीमत हम 1500 रुपए आपको देंगे, या कभी कभी ऐसा होता है कि हम लेंगे ही नहीं आपसे। ओके, कभी लेंगे नहीं, कभी ऐसे बोलते हैं कि ये आपका सही नहीं है, ये आपका सही नहीं है। क्यों वो ऐसा कैसे करता है? इस डब्ल्यूटीओ के द्वारा। तो ये जो व्यापार की शर्तें हैं, व्यापार से जुड़ी हुई जो कंडीशन लगाई जाती है डब्ल्यूटीओ के माध्यम से, आप समझ सकते हो। और ये जो दिया गया था कॉन्सेप्ट, उसमें गेट था, गेट, इन सबको हम पढ़ेंगे जब पॉलिटिकल इकोनॉमी डिटेल से हम पढ़ेंगे। ओके, तो भारत और अमेरिका, इनके बीच का जो रिलेशन है वो तो ठीक है, डेविड रिकार्डो ये कह रहे हैं कि दोनों को ही लाभ होता है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन लगा देंगे। अमेरिका जैसे देश है, इनसे जब वस्तुएं खरीदेंगे तो बहुत सारी कंडीशन लगा देंगे कि आपकी वस्तुएं अच्छी नहीं है, ये अच्छी नहीं है, ये अच्छी नहीं है, हम तो कम कीमत पर लेंगे। लेकिन जब अमेरिका वाले अपना एप्पल मोबाइल बेचेंगे ना, तब किसी प्रकार की कंडीशन नहीं लगाएंगे। डब्ल्यूटीए बोलेगा आपको लेना ही पड़ेगा। डब्ल्यूटीए बोलेगा आप इसको रोक नहीं सकते, अपने देश में आने दीजिए इसको। आप अपनी सीमाओं को बंद नहीं कर सकते इस मोबाइल को रोकने के लिए। आपके द्वारा जो कहा जा रहा है वो झूठ है, आप झूठ कह रहे हो, ऐसी बातें डब्ल्यूटीओ के द्वारा कही जाएगी। तो व्यापार की प्रतिकूल शर्तें, व्यापार किसके अनुसार काम कर रहा है यहाँ पर? अमेरिका, अमेरिका जैसा चाहता है वैसा ही तो हो रहा है व्यापार डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत। और डिटेल से हम पढ़ेंगे, तब ये जितने भी कॉन्सेप्ट और क्लियर होते जाएंगे। जैसे जैसे हम आईआर के अंतर्गत आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे ये पूरे के जितने भी हम पढ़ रहे हैं सबको अप्लाई करेंगे, बार बार इनको अप्लाई करेंगे, जिससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यही बात कही जा रही है प्रिविलेज के द्वारा। तो प्रिविलेज क्या कह रहे हैं? डिक्लाइन टर्म्स ऑफ ट्रेड, व्यापार की प्रतिकूल शर्तें, व्यापार की प्रतिकूल शर्तों की बात यहाँ पर की गई रोल प्रिविलेज के द्वारा। समझ गए इसको?
अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है डॉस सैंटोस से जुड़ा हुआ और वो डिपेंडेंसी को न्यू डिपेंडेंसी नाम दे देते हैं। कुछ नया नहीं है, जो अभी तक हमने पढ़ा वो ही है, केवल नाम चेंज करते हैं। और ये कहते हैं कि जो पहले डिपेंडेंसी हुआ करती थी वो अलग तरह से हुआ करती थी। जैसे पहले थी कॉलोनी, कॉलोनियल पहले हुआ करता था जिसमें एक दूसरे पर निर्भरता हुआ करती थी। ओके, हम थे दूसरे देशों के ऊपर निर्भर हुआ करते थे कॉलोनी के समय, जब 1945 के पहले की हम बात करें। लेकिन वर्तमान समय की हम बात करें तो हम इन देशों के ऊपर फाइनेंशियल रूप से और टेक्नोलॉजिकल रूप से हम इसके ऊपर निर्भर है। जैसे फाइनेंशियल हम बात करें तो WB हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक, और IMF हो जाएगा इसके अंतर्गत। और जितनी भी जो टेक्नोलॉजी है वो इन्हीं विकसित देशों के अंतर्गत इनको बनाया जाता है। तो हम उसको उसके ऊपर इस रूप में भी इस पर निर्भर रहते हैं। तो फाइनेंशियल हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल हो सकता है, इसी के लिए ये शब्द काम लेते हैं न्यू डिपेंडेंसी। तो क्वेश्चन आता है न्यू डिपेंडेंसी किसके द्वारा दिया गया, तो ये डॉस सैंटोस के द्वारा दिया गया। और 1945 के बाद में पहले जैसी जो पहले होता था उस प्रकार से तो हम किसी कॉलोनी के ऊपर शासन नहीं कर सकते थे। तो अब क्या हुआ, अब एक नए तरीके डिपेंडेंसी का शुरू हुआ, एक नया तरीका नियो कॉलोनियलिज्म अब विकसित होता है, जिसके आधार पर शोषण किया जाता है। ऐसी बात डॉस सैंटोस के द्वारा की गई। तो बस इतना एक नाम आप ध्यान में रख लेना, उससे ज़्यादा नहीं। आगे है, ये तो हो गया रॉ मटेरियल है, फिनिश्ड प्रोडक्ट है, इन पर हमने बात कर ली है। इसकी कुछ आलोचना हम कर देते हैं। इनके द्वारा इतनी बातें तो कही गई कि इससे केवल और केवल एक बात ये कहते हैं कि इससे केवल डेवलप जो कंट्री है उन्हीं का विकास होता है। डिपेंडेंसी थ्योरी यही तो कहता है, जो विकसित राज्य हैं, जो अमेरिका और यूरोपीय राष्ट्र हैं, उन्हीं का विकास होता है। लेकिन जो हेनरी क्यू कार्डोसो है, उनके द्वारा ये बात कही गई कि ऐसा नहीं है, इसको केंद्र के साथ में परिधि को भी फायदा होता है। जो राष्ट्र है, जो केंद्र के राष्ट्र है, जो विकसित राष्ट्र है और जो पेरिफेरी के राष्ट्र है, जिनको हम अल्प विकसित राष्ट्र कहते हैं, उनको भी साथ-साथ फायदा होता है, दोनों को फायदा होता है। और वो एग्ज़ाम्पल भी देते हैं, कई सारे एग्ज़ाम्पल देते हैं। जैसे हम एग्ज़ाम्पल के रूप में लिख सकते हैं कि पहले ये भी पेरिफेरी के अंतर्गत था। ओके, पहले ये भी अल्प विकसित राष्ट्र था दक्षिण कोरिया 1950 के अंतर्गत। थाईलैंड भी पहले कमज़ोर था, सिंगापुर भी पहले कमज़ोर था, पहले ताइवान भी कमज़ोर था। लेकिन जैसे-जैसे इन दोनों के बीच में रिलेशन बना, कोर और पेरिफेरी कंट्रीज़ के बीच में, वैसे-वैसे इनका विकास हो गया। ये बात यहाँ पर कही जा रही है और ये हम क्रिटिसिज़्म कर सकते हैं कि दक्षिण कोरिया का डेवलपमेंट लगातार हुआ है, थाईलैंड का विकास हुआ है, सिंगापुर का विकास हुआ है, ताइवान का विकास हुआ है। तो डिपेंडेंसी जो थ्योरीज़ कह रही है वो सही नहीं है। जो बातें कह रही हैं सभी बातें सही नहीं है, कुछ बातें उनकी ठीक है, लेकिन एक आलोचना यहाँ पर की जा रही है कार्डोसो के द्वारा। वो कहते हैं केंद्र के साथ में जो परिधि के राष्ट्र है उनका भी विकास हो रहा है। और यहाँ पर ये एशिया के कुछ देशों का नाम लेते हैं। ये जो देश आपको दिखाई दे रहे हैं, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, सिंगापुर और ताइवान, इन्हीं को कहा जाता है एशियन टाइगर कंट्रीज। एशियन टाइगर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके द्वारा डेवलपमेंट तेज गति से किया गया। ये एशिया की टाइगर है, एशिया की ये टाइगर है, इनको कहा जाता है। इनका डेवलपमेंट बहुत तेज गति से किया और ये डेवलप हो गई दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ताइवान। क्यों हुए, क्योंकि इनके बीच में रिलेशन बना, कोर और पेरिफेरी के जो राष्ट्र हैं उनके बीच में रिलेशन बना और एक समय के बाद में इनको भी प्रॉफिट हुआ, इन्होंने प्रॉफिट ले लिया और इनको भी फायदा हुआ और ये भी विकसित राष्ट्र बन गए। ब्राज़ील का एग्ज़ाम्पल ले सकते हो, चीन भी लगातार पावरफुल बन रहा है, ब्राज़ील जैसे राष्ट्र है वो भी पावरफुल बन रहे हैं, भारत भी अब पावरफुल बन रहा है, तो इनको आप देख सकते हो इस प्रकार से। तो अभी की क्लास में इतना ही, हम आगे कंटिन्यू करेंगे वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी और जो क्रिटिकल थ्योरी है इन सब के साथ में कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए इतना ही, इनकी जो कुछ प्रॉब्लम है उसको हम वर्ल्ड सिस्टम के अंतर्गत देखेंगे कि आखिर इनकी कौन-कौन सी कमियाँ हुई और उसका सॉल्यूशन वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के द्वारा किस प्रकार से किया गया।